जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य भी जीत में। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पॉलिटी सब्जेक्ट का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, घटना चक्र पॉइंटर के रूप में जो अलग अलग सब्जेक्ट का एक प्रकाशित करता है। दोस्तों, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है समाहित करता है, जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घटना चक्र इसको प्रकाशित करता है इसीलिए कि जो भी स्टूडेंट हों वो इन सब्जेक्ट को जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ और अपनी जो है स्टडी को बूस्टअप कर पाएँ। दोस्तों, हम इसको अलग अलग पार्ट के रूप में पूरे सब्जेक्ट को जो है कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल हमारा लक्ष्य भी जीत, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक विकास में दोस्तों देखते हैं हम लोग भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में जो है की गई थी, अधिनियम 1935 के द्वारा। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि भारत का संघीय न्यायपालिका स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसको संघीय न्यायपालिका 1937 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सही सुमेलित करिए। दोस्तों, सही सब सुमेलित है, इसको बिल्कुल आप जान लीजिए। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घटना चक्र मेन चीज़ों को ही इंक्लूड करता है अपने इस प्रकाशन में। तो बिल्कुल बने रहिएगा और पूरी सब्जेक्ट जो है ज़रूर देखिएगा। इसका हम अलग अलग पार्ट में लाएंगे क्योंकि एक पार्ट में कवर कराना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लंबी वीडियोस देखने में स्टूडेंट बोर होता है। तो दोस्तों, इसमें सही सुमेलित सब हैं, देख लेते हैं। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना है वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा ये नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो नियामक नियमावली 1773 के द्वारा। उसके बाद में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इन दोनों के बारे में देखें अगर हम, तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी वो चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। देखिएगा, ये अधिनियम जो 1833 और 13 है इसको बिल्कुल कन्फ्यूजन होती है। तो 13 में जो हुई थी भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी किसको, इंग्लिश मिशनरियों को। और 33 में जो है कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल की परिषद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1919 में भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, पहला। और इसके बाद में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, मतलब कि केंद्र द्वारा प्रांतों को भी विधायी बनाने की शक्ति प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो दोस्तों, अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है राष्ट्रपति को, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किसने बनाया। तो दोस्तों, ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट आया था उसके तहत, और अभी हमने 1813 और 33 के बारे में डिस्कस किया है पीछे। दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। दोस्तों, इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया था 1935 के द्वारा ही किया गया था।
1935 का जो अधिनियम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। दोस्तों ये 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था। तो ये दोस्तों ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों ये भी 1935 की ही खेल है, तभी किया गया था। एक क्वेश्चन और है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसे दी गई थी। तो जो अवशेष शक्ति दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। दोस्तों 1935 में जो स्वीकार किया गया था अधिनियम, तो इसमें देश के लिए कोई लिखित संविधान नहीं था। दोस्तों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ था। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप ही अलग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। दोस्तों जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों से बना था। 8 प्रांतों से जो है कांग्रेस चुनाव जीती थी 1937 में। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन जब आया था तो उन्होंने बोला था कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी जिसके द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के अंतर्गत यानी इनके संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इल्बर्ट बिल जो था 1883 में, यहाँ इसका मेन मोटो यही था कि जहाँ तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था, यानी कि दोनों को बराबरी का हक देना था कि अब इंडियन लोग भी जो है वो यूरोपियन लोगों की मुकदमा सुन सकते हैं। दोस्तों ये जो बिल लाया गया था इल्बर्ट बिल, दोस्तों ये लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था इल्बर्ट बिल 1883 में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों 10 लाख था। याद रखिएगा कि 10 लाख जो है जनसंख्या पे व्यक्तियों का जो है निर्धारण किया जा रहा था उस टाइम। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे। दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से नहीं थे, और एक इनमें से जो है 3 हैं, तो तीनों में से जो है 2 का नाम दे दिया जाता है या 3 का नाम दे दिया जाता था, एक का नाम नहीं दिया जाता था। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों कथन और कारण है कि बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, और इसका कारण दिया है कि बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो होना था वो नहीं होता, उससे बच जाता। तो कथन इनका ये है और कारण इनका ये है, दोनों में सही क्या है। दोस्तों तो कथन तो हमारा सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। बेवल का ऐसा विचार नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किसने किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रस्तुत हुआ था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में ही प्रस्तुत हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, देखिए इसमें सब चारों सही कथन है, इसको अच्छे से देखिए नंबर 1 है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
नंबर 3 है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था वो सीमित था। यह बहुदलीय निकाय थी, यानी कि संविधान सभा के बारे में चारों कथन सत्य है कि वह बहुदलीय निकाय भी थी और 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर यह आधारित थी। इनकी जो चुनाव की प्रक्रिया थी, एंग्लो इंडियन और जो पारसी था उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी था और ड्राफ्टिंग कमेटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वही क्वेश्चन सेम, ये विभिन्न प्रांतों के प्रांतीय सभाओं से चुना गया था। उसके बाद है, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। उनके 2 दिन बाद ही ये अस्थायी थे, ये अस्थायी सदस्य थे। उनके 2 दिन बाद ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। वो अध्यक्ष बन गए थे फिर अस्थायी तौर से, याद रखिएगा ये अस्थायी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय संविधान सभा की। दोस्तों भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम अधिवेशन भी शुरू हुआ था, उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था कि भारत को संविधान दिया गया था? दोस्तों ये 22 जनवरी 1946 में जो है 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान जो है वो देना है। इसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया संविधान सभा द्वारा। दोस्तों यही 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था अस्थायी। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर से अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन सही हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो भी कथन है वो सब सही हैं। देख लीजिए एक एक करके इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का पर असर था, सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। 3 के तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा था? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय जो है संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रांतीय जो सभा थी, प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किया था सरदार पटेल जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम बता चुके हैं पहले ही कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कभी कभी अध्यक्ष पूछ लेता, तो याद रखिएगा। दोस्तों प्रांतीय जो है समिति का अध्यक्ष और सलाहकार समिति इन दोनों की अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल ने। दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अन्य सदस्य और कितने थे? तो अन्य 6 सदस्य और थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन है, इस भारत संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त सन 1947 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को सर्वप्रथम इसको स्वीकार कर लिया गया था राष्ट्रीय ध्वज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? दोस्तों ये तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 में, लेकिन बात आ जाए कि लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी है कि ये तैयार जो हुआ था संविधान, तो 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नवंबर और जनवरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए यहाँ पे डेट रखा गया था 26 जनवरी ही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का जो संविधान है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को ये स्वीकार किया था। ये दोनों बिल्कुल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, ये बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित एवं जो है दोस्तों जो 3 चीज़ें हैं, क्योंकि भारत का संविधान कब जो है बना था, कब लागू किया गया था और कब ये अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 में। बातें वही है। B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यह बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? दोस्तों ये 1950 में अपनाया गया था। एक चीज़ और कि जनगण मन को सर्वप्रथम गाया कब गया था? तो दोस्तों ये 1911 में गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन दोनों है, देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया, ये भी सही है। अच्छा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन से याद आया कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? क्वेश्चन आ जाता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन और, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन है। ठीक है, और कारण इसका है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो है दोनों चीज़ें सही है, लेकिन ये नहीं कि कथन जो है उसका स्पष्टीकरण इसका कारण करता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसलिए जो है ये आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये बात कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों, इसीलिए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ये किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने इस बात को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था गांधी जी ने कि जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है भारतीय स्वतंत्रता के बाद में इसको भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भंग नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों आइवर जेनिंग्स ने दिया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो तो संवैधानिक विकास की बातें हो गई थी कुछ। अब हम लोग देखते हैं कि घटना चक्र ने जो संविधान पर विदेशी प्रभाव है, यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इन्होंने कवर किया है। उन सब क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव कहाँ कहाँ से हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। तो जो उद्देशिका का विचार लिया गया दोस्तों, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है, तो हमारा जो संविधान है ये हमारे राजनीति की व्यवस्था में सर्वोच्च है, इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है, जस्टिशियल जो रिव्यू है, उसकी संकल्पना कहाँ से है, तो दोस्तों यूएसए से है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण और अगर संविधान में उद्देशिका की बात कहें तो ये दोनों के दोनों हमारा यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, तो यह है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, काना संघ यानी कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, ऐसे जो है छोटे छोटे फैक्ट्स बना के याद रखिएगा तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ये यूएसए से लिया गया था और ये भारत के संसदीय प्रणाली में है। और इसीलिए भारत की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है, न्यायिक पुनरीक्षण का कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ से है, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था भारत और यूएसए में है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है। तो दोस्तों भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में भारत के निर्वाचन के लिए प्रसंघीय जो उच्चतम न्यायालय है उसकी व्यवस्था समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत में संविधान में समवर्ती सूची जो शामिल किया गया वो कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, याद रखिएगा। सूचियाँ 3 होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से आधारित है। नीति निर्देशक जो लिया गया दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता प्रभावित हुए थे, तो दोस्तों ये आयरिश गणतंत्र से ये प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सही सुमेलित किए, तो दोस्तों सब सही सुमेलित है, देख लीजिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से लिए गए हैं। आपात का उपबंध जो है वो जर्मनी से लिए गए हैं, दोस्तों याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने डिस्कस कर लिया, आयरलैंड से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, एक बार फिर से देख लीजिए। मूल अधिकार जो है यूएसए से, संसदीय शासन प्रणाली जो है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, आपात जो है जर्मनी से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें भी विधि की जो शासन है वो इंग्लैंड से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोस्तों विधि की शासन जो है वो ली गई है इंग्लैंड से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। दोस्तों राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से। यानी कि कोई भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए जो है सुरक्षित रख सकता है, उसको राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडल सरकार की जो प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है।
दोस्तों ये प्रमुख विदेशी प्रभाव थे जिनसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों शासन प्रणाली। तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होती है दोस्तों, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व में हमारी संप्रभुता आती है। दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कैसी है। तो दोस्तों संसाधनात्मक शासन प्रणाली है, दो होती है, एक अध्यक्षतात्मक होती है और एक संसाधात्मक होती है। तो हमारे यहाँ संसाधात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि संसद है यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता है दोस्तों संसाधात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पे, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पे है। दोस्तों नेक्स्ट है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। देखो सबसे पहले मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है संसद के सदस्य होते हैं, सही है। मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सदस्य जो है संसद के भी सदस्य होते हैं, सही है। यानी कि संसद के ही सदस्यों द्वारा मिलकर जो है मंत्रिमंडल बनाई जाती है। दोस्तों जब तक मंत्रियों को संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। संसाधात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें एक लोकतांत्रिक जो है वो व्यवस्था है, सही है। इसमें संसाधात्मक रूप से सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। दोस्तों कथन सही है कौन कौन से, देखिए इसमें तो सारे कथन ही सही है, लेकिन देख लीजिए एक बार क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, सही है। भारत सरकार जो है यानी कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, सही है। दोस्तों भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत का कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता है कि एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है और विधि की यहाँ पे शासन है। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट जो होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही इनका मेन मोटो होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का दर्शन है दोस्तों कल्याणकारी राज्य का दर्शन है, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये सब चीज़ें इंक्लूड है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है वो जनता है, हम लोग हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारभूत जो तत्व है। दोस्तों हमने जो बताया था संसाधात्मक शासन प्रणाली होती है, एक अध्यक्षात्मक होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वो एकल कार्यपालिका उसमें होती है। क्या होती है उसमें? एकल कार्यपालिका होती है, ये इसका आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसे प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला दोस्तों, ये फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये जो न्यायिक समीक्षा की बात की गई है ये ब्रिटेन में नहीं है, लेकिन भारत और यूएसए में ये चीज़ें है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के संविधान में एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, ये कथन है और इसका जो कारण है वो ये है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है कि यानी कि ए और आर, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है कि इस वजह से एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथन कारण में ही कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के जीवन रक्त होते हैं। इसका कारण ये है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। दोस्त ठीक है, ये भी ठीक है कि लोग जब खराब शासन होता है तो राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ठीक है, लेकिन राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त की जो है लोकतंत्र की जीवन रक्त होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि
कथन तो हमारा सही है, कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे से दोनों मेल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कथन और कारण में ही कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कारण है इसका कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, इसीलिए इस यहाँ पे संघ जो है संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। दोस्तों ये तो सही है कि भारत में जो संघवादिता है ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसके दोस्तों उद्देश्य में ही लिखा है कि भारत जो है क्या है, एक अविनाशी संघों का एक क्या है, राज्य है। भारत में संघीय व्यवस्था को संबंधित सही कथन है। दोस्तों संविधान सभा में मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव तथा उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट आप लोग कथन कारण में ही देखते हैं कि कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। इसका कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रपति होता है वो परोक्षतः निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में होते हैं वो कुछ ये नहीं कि डायरेक्ट जनता उसमें भाग लेती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट जनता इसमें इंक्लूड नहीं होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो इसका कारण दिया गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है, गणतंत्रवाद से ही मिला के जोड़ा गया है, दोनों सही है। तथा आर जो है यानी कि रीजन जो है इसका सही सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है, वही चीज़ें बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ इसका आंसर कुछ डिफर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कथन और कारण में ही कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है दोस्तों, और भारत एक संघीय राज्य है, ये भी नेक्स्ट वही चीज़ है बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बचे हुए जितने पार्ट हैं उनको हम जो है अगले सेगमेंट में लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।